होगा वगैरह वगैरह। इस तरह के हम बहुत सारे भाग देखने वाले हैं, तो बारी बारी से हम सभी भागों पर चलेंगे। देखिए, सबसे पहला हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक आरेख बना सकते हैं, एक चित्र बना सकते हैं, कच्चा चित्र बना सकते हैं, जिससे हम काफी सारी चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन हम यहाँ लेने वाले हैं वो कंडीशन है कि जब कोई लकड़ी का, पत्थर का, धातु का जो गुटका है, गुटका क्या होता है? एक बॉक्स नुमा आकृति जो होती है, जिसे हम कह सकते हैं इस तरह की कोई वस्तु है, इसको आप गुटका कह सकते हो। ठीक है, तो ये गुटका है, चौकोर हो सकता है, हालांकि इसकी आकृति कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आकृति से इतना ज्यादा। लेकिन अगर ये कहीं पर रखा हुआ है किसी सतह पर, और वो जो सतह है वो चिकनी सतह है, तो उस सतह पर, इस गुटके पर यदि क्षैतिज दिशा में कोई बल लग रहा हो, तब इसका त्वरण कितना होगा, ये हमें समझना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी पिंड पर जो बल लगते हैं, जितने भी बल उस पर लगते हैं, उन सभी बलों का जो योग है वो m इंटू ए के बराबर होता है। जितने भी बल लगते हैं उन सबका योग m इंटू ए के बराबर होता है, नंबर एक बात। और दूसरी बात की ये जो m इंटू ए है ये परिणामी बल है। इस परिणामी बल की दिशा पिंड की गति की दिशा में तो होती ही है, पर अगर पिंड का वेग बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि जो त्वरण ए है उसका मान धनात्मक होगा, और अगर पिंड का वेग घट रहा है तो समझ लीजिए कि जो त्वरण है उसका मान ऋणात्मक होगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो इसे हम त्वरण कहेंगे, और वेग अगर घट रहा है तो इसे हम कहेंगे मंदन। ठीक है, नंबर एक बात। अब हम शुरू करते हैं कंडीशन नंबर एक से कि चिकनी सतह पर, जब मैं शब्द काम में लेता हूं चिकनी सतह, तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई घर्षण बल काम नहीं करता। चिकनी सतह पर एक गुटका रखा हुआ है, कंडीशन नंबर एक। ये एक सतह है, इस सतह पर एक गुटका रखा हुआ है। हमारा जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पर जो बल लग रहे हैं उन बलों का आरेख कैसे बनाया जाए। क्योंकि अगर आपने बलों का आरेख बना लिया तो संतुलन या असंतुलन की अवस्था में उन बलों के हिसाब से आप उस कंडीशन को सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप आरेख बना पाए तो फिर आप उस कंडीशन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत नहीं, लगभग नामुमकिन जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो जब भी कोई सतह पर कोई पिंड रखा हुआ है या हवा में है या कहीं पर भी है, उस पर एक बल जिसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल तो आवश्यक रूप से और लगेगा ही लगेगा। और उस बल को हमेशा ही आप क्षैतिज हो, चाहे ये नत तल के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, आपको इस बल को हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बनाना है, क्योंकि ये पूरी बड़ी पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी के किसी भी भाग पर हम हो सकते हैं। मान लीजिए इस भाग पर हम हैं, ये दिखने में बहुत छोटा भाग है लेकिन ये भाग अपने आप में बहुत बड़ा है। अब इस भाग के भी अगर एक छोटे से हिस्से में अगर हम हैं तो वो छोटा सा हिस्सा में समतल दिखाई देगा हमें। अगर मैं इतना सा हिस्सा लूं इस भाग का, ये वाला हिस्सा, तो ये आपको गोल नहीं दिखाई देगा, ये आपको वृत्ताकार नहीं दिखाई देगा, आपको समतल दिखाई देगा। और इस हिस्से पर रखी हुई किसी वस्तु पर जो बल लगेगा, यानी इस हिस्से के हिसाब से अगर हम देखें तो इस हिस्से के हिसाब से हम देखें तो मोबाइल के हिसाब से मत देखिए, इसको इस हिस्से के हिसाब से देखिए। ठीक है, तो इसलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसे हम हमेशा कैसा बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और इसका जो मान होता है बच्चों वो हमेशा होता है m इंटू जी के बराबर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि जब भी कोई वस्तु किसी पृष्ठ के संपर्क में रखी हुई हो तो पृष्ठ और वस्तु की जो संपर्क सतह होती है, संपर्क सतह से लंबवत वस्तु की ओर, लंबवत किस ओर, देखो भाग हो गए, ये वस्तु रखी हुई है, ये भाग भी लंबवत है और ये भाग भी लंबवत है, लेकिन लंबवत किस ओर, वस्तु की ओर एक बल कार्य करता है जिसको हम कहते हैं आ अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो ये दो बल तो हमारे पास में हो गए। ये प्रश्न में आपको नहीं कहे हुए होंगे, प्रश्न में लिखे हुए नहीं होंगे कि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इस पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है। ये बल आपको ही समझने हैं, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि आपको अंडरस्टूड
होना चाहिए कि बल जो है वो आपको समझ में ये होनी चाहिए, आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि ये बल इस प्रकार से इन स्थितियों में लगेंगे। अब सोचो 1 मिनट के लिए कि ये जो पिंड है वो हवा में है, पृष्ठ पर नहीं है। कहाँ है? हवा में। तो हवा में है तो इस पर एक बल mg नीचे की ओर कार्य करेगा और एक बल r इस पर ऊपर की ओर कार्य करेगा? नहीं। अब इस पर r कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये किसी भी पृष्ठ के संपर्क में नहीं है। जब ये किसी पृष्ठ के संपर्क में होता है तो ही ये बल r कार्य करता है, अन्यथा ये बल r कार्य नहीं करता। ये r बल कार्य नहीं करेगा अब इस पर, यह विलंब प्रतिक्रिया बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल mg है वो जरूर इस पर कार्य करेगा। तो दो बल तो हमने इस प्रकार से समझे। अब ये गुटका जब यहां पर रखा हुआ था तो मान लीजिए कि जो इस गुटके पर एक क्षैतिज दिशा में बल लग रहा है वो है F। इस गुटके को धक्का देने के लिए, इसको खींचे जाने के लिए इस पर एक बल लगाया जा रहा है F। ठीक है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर बलों की बात करें तो जब इस गुटके को धक्का दिया जाता है तो क्या ये गुटका हवा में उछलता है? हम कहेंगे नहीं। क्या ये धरती में धंस जाता है? हम कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले जो बल हैं, यानी इस में लगने वाले जो बल हैं, उनका कुल योग शून्य है। उनका कुल योग कितना है? शून्य है, क्योंकि ये पिंड ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा है। ये पिंड ऊर्ध्वाधर, देखो ऊर्ध्वाधर का मतलब है ये वाली गति, और क्षैतिज का मतलब है तल के समानांतर गति, तल के लंबवत गति यानी कि ऊर्ध्वाधर गति है हमारे लिए। तो ये ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले सभी बलों का कुल योग कितना होगा? शून्य होगा। अब ऊर्ध्वाधर दो बल लग रहे हैं, एक बल तो लग रहा है R और एक लग रहा है mg। अब आपकी मर्जी हो तो इसमें से R को प्लस लो और आपकी मर्जी हो तो mg को प्लस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता साहब मैं तो R को प्लस लूंगा, तो mg को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि इसके विपरीत दिशा में। पर जब वो R को प्लस लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का मतलब ऊपर की दिशा है, क्योंकि उसने R को प्लस लिया। ठीक है। बराबर कितना आ गया? 0। तो R बराबर कितना आ गया हमारे पास में? mg। और कोई कहता कि नहीं साहब मैं तो R को प्लस नहीं लूंगा, मैं तो mg को प्लस लूंगा। ठीक है भाई साहब, आप mg को प्लस ले लो। जब आप mg को प्लस लोगे, R को उधर ले जाओ तो mg बराबर R, यानी वापस से ये इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन उस स्थिति में प्लस का मतलब उसके लिए नीचे वाली दिशा होगी, यानी जब भी ऊर्ध्वाधर बलों का योग प्लस में आएगा, मान लो अगर आता है, तो इसका मतलब वो बल नीचे की ओर लग रहा है। और अगर आपने R को प्लस लिया है और ऊर्ध्वाधर बलों का योग भी प्लस में आया है, तो इसका मतलब जो परिणामी बल है वो ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है। तो प्लस माइनस जो है ना वो केवल दिशाओं को बताते हैं। आप जिसको प्लस माने, याद रखें कि भाई ये प्लस जो है मैंने ऊपर वाली दिशा को माना है, यानी जब भी उस दिशा के बलों का योग आप निकालोगे, जैसे ऊर्ध्वाधर बलों के लिए आप प्लस माइनस मान रहे हो और क्षैतिज बलों के लिए प्लस माइनस मान रहे हो, तो ऊर्ध्वाधर बलों के लिए प्लस माइनस अलग होंगे और क्षैतिज बलों के लिए प्लस माइनस अलग होंगे। बलों के प्लस माइनस को क्षैतिज बलों के प्लस माइनस से मिक्स नहीं करना। जैसे क्षैतिज बलों में आपने इस दिशा को प्लस मान लिया और इसको माइनस मान लिया, तो जब क्षैतिज बलों का योग करो तब इस दिशा को प्लस आपको काउंट करना, और जब ऊर्ध्वाधर बलों का योग करो तब आपके लिए प्लस माइनस का अर्थ बदल जाएगा। तब आपके लिए हो सकता है ये ऊपर वाली दिशा प्लस हो, नीचे वाली दिशा माइनस हो। तो जब ऊर्ध्वाधर दिशाओं का में लगने वाले बलों का योग करो तो ऊर्ध्वाधर प्लस माइनस को ही आप वहां पर उपयोग में लो, और जब क्षैतिज बलों का योग करो तो क्षैतिज दिशा में जिसको प्लस माइनस आपने माना उसको आप काम में लेना। अब प्लस माइनस का मतलब फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, प्लस माइनस का मतलब यहाँ प्लस माइनस नहीं है। यहाँ प्लस माइनस का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है इनकी दिशा, वो है एक्चुअल में इनकी दिशा। अब देखो यहां पर एक बात छुपी हुई है जो मैं आपको बता देता हूं। वो बात क्या छुपी हुई है? तो देखो ये जैसे हमने बनाया, ये गुटका था, ठीक है, ये यहां रखा हुआ था और इस पर एक बल रख रहा था नीचे की ओर mg और एक बल लग रहा था ऊपर की ओर r। मान लीजिए कि ये जो ऊपर और नीचे बल लग रहे हैं इसको हम y अक्ष मान रहे हैं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला तो हो गया प्लस y अक्ष
और ये नीचे वाला हो गया माइनस वाई एक्स। अब अगर मेरे को कोई कहता कि इन बलों का योग करो, तो बल कैसी राशि है बच्चों? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है। और अगर ये बल सदिश राशि है तो हमें योग कैसा करना पड़ेगा? सदिश करना पड़ेगा या बीजगणितीय करना पड़ेगा? सदिश राशियों का योग सदिश योग होता है, ठीक है। अब सदिश योग करना है मतलब आपको उसका मान भी लिखना पड़ेगा और दिशा भी लिखनी पड़ेगी। तो जब मैं इनका योग करूंगा तो एक्चुअल में जो मेरे पास में आएगा वो क्या होगा वो बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना। एक्चुअल में आपके पास में आएगा आर, ये तो हो गया बल का मान, और अब इसकी दिशा भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये वाई अक्ष की दिशा में, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा जे कैप, ठीक है। ये हो गया पहला बल आपका, ठीक है। फिर प्लस, अब दूसरा बल, दूसरा बल कितना है? एम जी, और इसकी दिशा क्या है? माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप यानी कि माइनस की वाई दिशा, बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में से मैं जे कैप को ले रहा हूं कॉमन, जे कैप को क्या ले रहा हूं मैं? कॉमन। तो ये हमारे पास में आ गया बच्चों आर माइनस एम जी, क्योंकि मैंने जे कैप को कॉमन लिया, माइनस को तो कॉमन लिया नहीं, तो माइनस तो रह ही जाएगा बाहर, बराबर 0, ठीक है। अब मुझे बताओ कि आर माइनस एम जी और जे कैप का गुणा जो है वो 0 है, तो क्या जे कैप 0, जब दो राशि मान लो एक्स और वाई का गुणा 0 हो तो डेफिनेटली या तो एक्स 0 होगा या तो वाई 0 होगा या तो दोनों ही 0 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? या तो आर माइनस एम जी 0 होगा या जे 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। पर क्या जे 0 हो सकता है? हम कहेंगे जे 0 नहीं हो सकता है, जे इज नॉट इक्वल टू 0। आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जे कोई राशि है ही नहीं, जे तो दिशा है, दिशा कभी 0 होती है क्या? अरे जे तो एक प्रकार की दिशा को बताने वाला संकेत है, तो दिशा कभी 0 हो सकती है क्या किसी की भी? नहीं सर। नहीं सर, दिशा किसी की भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या कहेंगे? जे तो 0 हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन? बचा कौन? आर माइनस एम जी। क्या बचा हमारे पास में? आर माइनस एम जी बराबर 0। तो हमें चलना तो यूं चाहिए था, लेकिन हम डायरेक्ट कहां पहुंच गए? यहां पर। हम इसमें दिशाएं लिख नहीं रहे, हम यहां प्लस माइनस से दिशाओं को बता रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं आई? तो वास्तविक रूप में प्लस माइनस कहां से आया हमारे पास में? ये दिशा की वजह से आया है। देखो ये माइनस यहां दिशा की वजह से, यहाँ प्लस जो आया यहाँ जे के साथ में प्लस था, जे के साथ में ये दिख नहीं रहा है लेकिन ये प्लस था, जो दिशाओं की वजह से आया। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो यही, पर ये आया इस तरीके से। अब आपको मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा कि यहां प्लस माइनस लगाने का क्या अभिप्राय था, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया, ये तो हो गया हमारे पास में इस गुटके के लिए उधर बलों का योग। उधर बलों का योग कितना आ गया? फिर से मैं बताया तो आपको, ये गुटका है, ये एम जी बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, आर बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है, तो उधर बलों का जो योग है वो हो गया आर माइनस एम जी बराबर 0, यानी कि आर बराबर एम जी। कभी जरूरत पड़ेगी इस आर बराबर एम जी की तो हम उपयोग में लेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं लेंगे। अब इस पर एक बल इस दिशा में लग रहा, अब वो दो तरीके से लग सकता है, या तो इसको कोई खींचे या इसको कोई धक्का दे, दोनों में से एक काम हो सकता है, ठीक है। तो ये बल है मान लीजिए एफ, तो ये जब ये बल एफ लगेगा तो ये वस्तु गतिशील हो जाएगी, और जब वस्तु गतिशील होगी यानी कि स्थिर अवस्था से गतिशील होगी तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो त्वरण उत्पन्न करने वाला जो बल है, यानी त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है वो इस दिशा में, गति इस दिशा में कर रही है, यानी इसी दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा। तो इस दिशा में त्वरण उत्पन्न करने वाले जो बल हैं यानी कि क्षैतिज बल, वो कितने हैं? केवल एक बल है, यानी इसी बल की वजह से त्वरण उत्पन्न होगा, इसी बल की वजह से त्वरण उत्पन्न होगा। तो हम कहेंगे भाई एफ बराबर हो जाएगा एम इंटू ए। जिन बलों की वजह से त्वरण उत्पन्न हो वो बल ही एम इंटू ए के बराबर होते हैं। या हम ये कहें कि पिंड जिस दिशा में गति करे, दिशा के सभी बलों का योग एम इंटू ए के बराबर होता है। उस दिशा का मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से है, यानी कि अगर इस पिंड पर इधर भी कोई बल लग रहा है तो उसको भी आपको इसमें इंक्लूड करना, क्योंकि क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो क्षैतिज दिशा में लगने वाले सभी बलों का कुल योग एम इंटू ए के बराबर होगा। और अगर ये उधर दिशा में गति करे तो उधर दिशा में लगने वाले सभी बलों का कुल योग एम इंटू ए। इस हिसाब से अगर मेरे को कोई कहता है कि त्वरण निकालो, तो हम क्या कहते हैं? त्वरण ए बराबर हो जाता एफ अपॉन एम।
ठीक है, एक बात। अब मान लो कि ये जो गुटका है, ये गुटका आपने एक रस्सी से बांध दिया, ठीक है, ये गुटका आपने क्या कर दिया, एक रस्सी से बांध दिया, ये फर्श पर रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा भारी गुटका है ना, आपने एक रस्सी से बांध दिया, या इसमें कोई हुक लगा हुआ है, उस हुक से आप इसे खींच रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, तो हम यहां पर खड़े हुए हैं, ये हमारे हाथ है, ये इसका हुक है, ठीक है, आप इस हुक पर जब बल लगाते हो तो अपने हाथ से खींचोगे तो इस दिशा में खींचोगे, सीधे नहीं खींच करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ से खींच रहे हो आप, मान लीजिए इसे इस तरफ बल लग रहा है, तो ये हम कहेंगे ये हो गया एफ, इस दिशा में लगने वाला बल हो गया एफ। अब अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो इस गुटके पर जो लगने वाले बल हैं, यानी कि बल अगर क्षैतिज दिशा में नहीं लग करके क्षैतिज दिशा से किसी कोण पर लगे तब क्या होगा, तो ये गुटका था, इस पर एक बल लग रहा है नीचे की ओर mg, ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल वस्तु की ओर ये लग रहा है r, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक बल इस पर इस ओर लग रहा है, ये है f, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्षैतिज दिशा से थीटा कोण पर लग रहा है, ठीक है ना, और वस्तु की जो गति है वो क्षैतिज दिशा में हो रही है। तो ध्यान रखना कि वस्तु की गति जिस दिशा में हो उस दिशा के बलों की आपको आवश्यकता जरूर होगी, यानी हमें इस दिशा में लगने वाले बल चाहिए। अब इस दिशा में तो कोई बल लग ही नहीं रहा, जब नहीं लग रहा हो तो फिर जो भी बल लग रहे हैं उनके घटक ज्ञात कर लो। तो घटक ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो जिस दिशा में बल चाहिए समझ लो उस दिशा में तो आपको घटक चाहिए ही चाहिए, यानी उस दिशा में एक रेखा बना लो, ये एक रेखा बना ली हमने, यानी इस दिशा का बल तो हमको चाहिए ही चाहिए, और एक रेखा इसके लंबवत बना लो, ये मैंने बना दी इसके लंबवत। अब जो भी बल इन दोनों रेखाओं पर हैं उनके आपको घटक नहीं निकालने, यानी कि mg और r के घटक आपको नहीं निकालने। जो बल इस रेखा पर रही है, यानी कौन सा नहीं है, f बल नहीं है, तो f के घटक आपको निकालने। अब अगर मैं f को नीचे की तरफ लेके जाऊं, ये नीचे की तरफ, तो इस रेखा पर आने पर इसका कोण कितना हो जाएगा, 0, और जिस रेखा पर आने पर कोण 0 हो जाए वहां पर इसका कॉस घटक होगा, यानी ये हो जाएगा f कॉस थीटा, कोस थीटा। ठीक है। और इसी तरीके से इस f को अगर मैं r की तरफ लेके चला जाऊं तो इस r वाली रेखा पर पहुंचने पर इसका कोण बढ़कर के 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं आ जाएगा आपके पास में f साइन थीटा। वेरी गुड, ठीक है, f साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि अगर इस पिंड को जब आप ये घटक निकाल लो ना, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको मिटाना नहीं है, आपको इसको क्या करना है, भूल जाना है कि ऐसा कोई f बल भी था। मतलब अब आपके पास में कितने बल हो गए, r f साइन थीटा mg और f cos थीटा, बस आपको इन्हीं बलों पर ध्यान देना है और कोई बल पर आपको ध्यान नहीं देना। अब मुझे बताओ कि अगर कोई इस तरीके से इस गुटके को खींचे तो क्या ये हवा में उछल जाता है, हम कहेंगे नहीं। नहीं। क्या ये धरती में धंस जाता है, हम कहेंगे नहीं, यानी कि ऊर्ध्वाधर लगने वाले सभी बलों का कुल योग अब भी शून्य ही होगा, अब भी शून्य ही होगा। तो हम कहेंगे भाई आर बल जो है और एफ साइन थीटा, तीन बल लग रहे हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में, आर एफ साइन थीटा, और एक लग रहा है हमारे पास में एम जी, ठीक है। मान लीजिए कि मैं आर वाला जो बल जिस दिशा में लग रहा है उसको प्लस ले रहा हूं, तो एफ साइन थीटा भी उसी दिशा में लग रहा है, इसको इसके विपरीत लग रहा है, इसको हमको माइनस लेना पड़ेगा, ये हो गया बराबर 0, ठीक है। सरलता के लिए आप क्या करना, ऊर्ध्वाधर जिस दिशा में गति नहीं कर रहा पिंड, उस दिशा की बात कर रहा हूं मैं केवल, जिस दिशा में गति कर रहा हूं उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जिस दिशा में गति नहीं कर रहा, जैसे ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रहा है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा के बलों में जो प्लस y दिशा में लगे उनको प्लस ले लेना, और जो माइनस y दिशा में लगे उनको माइनस ले लेना, सरलता के लिए, ठीक है। अगर मान लो पिंड ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, क्षैतिज नहीं कर रहा है, तो क्षैतिज दिशा में जो प्लस x दिशा में बल लगे उनको प्लस ले लेना, जो y प्लस माइनस y दिशा माइनस x दिशा में लगे उनको माइनस ले लेना। लेकिन अगर पिंड गति कर रहा है तो उस दिशा के जो बल है वो गति पर आधारित होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या गया, आर प्लस एफ साइन थीटा माइनस एम जी बराबर 0। मैं यहां से इस एम जी को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, आर प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, ठीक है। ये तो हो गए हमारे उधर बलों का मान, ठीक है।
अब अगर हम क्षैतिज बलों की बात करें तो भाई ये क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है और क्षैतिज दिशा में केवल एक ही बल लग रहा है, तो वो अकेला बल ही यानी कि F cos थीटा अकेला बल ही m इंटू ए के बराबर होगा। ये m इंटू ए कोई नया बल नहीं है, मैं फिर से आपको एक खास बात बता देता हूं, ये m इंटू ए नया बल नहीं है, ये m इंटू ए जिस दिशा में पिंड गति करे उस रेखा पर लगने वाले, जिस रेखा के अनुदिश ये गति कर रहा है उस रेखा पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग है। यानी कि ये अभी फिलहाल के लिए इस F cos थीटा का दूसरा नाम है। यह F cos थीटा का मान निकालने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ए का मान निकालने के लिए कोई कहे कि त्वरण का मान निकालो, तो हम क्या कहेंगे भाई त्वरण का मान यहां पर हो जाएगा स्मॉल a बराबर F cos थीटा अपॉन n। देखो ज्यादातर इस तरह के प्रश्न जो आएंगे ना उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये पिंड कितने त्वरण से गति करेगा, कितनी देर में यहां पहुंच जाएगा, इसका वेग क्या होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, इस पर तनाव बल क्या होगा, इस पर बल क्या होगा। इसलिए हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो बल हमारे पास में आ गया, त्वरण हमारे पास में आ गया। अब इनमें जब भी एक चीज का मान पूछा जाएगा तो बाकी चीजें हमको या तो दी जाएंगी या हमें ज्ञात करनी होंगी विभिन्न नियमों की सहायता से। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हमने ले ली। अब कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है कि मान लो कोई जो गुटका है वो एक नत तल पर रखा हुआ है, नत तल यानी कि ऐसा तल है, ठीक है, नत तल है, और ये नत तल कैसा चिकना है, चिकना यानी कि यहां पर घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा, और इस नत तल पे ये जो पिंड है वो बिल्कुल विराम अवस्था में है, गतिशील अवस्था में नहीं है। तब हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे भाई एक बल तो इस पर mg नीचे की ओर कार्य करेगा और एक बल इस पर ऊपर की तरफ r कार्य करेगा और कोई भी बल इस पर कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि गतिशील है ही नहीं, किसी भी दिशा में गतिशील नहीं है, इसका मतलब इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, और कोई बल इस पर कार्य नहीं कर रहा, विराम अवस्था में। अभी हमने यहां पर ले जाकर के इसको रख दिया, हमने अलग से कोई बल नहीं लगाया, विराम अवस्था में, या हम ये कहें कि हमने कोई बल नहीं लगाया है, हमने इस गुटके को यहां पर रख दिया है। ठीक है, अब जब हमने इस गुटके को यहां पर रख दिया है, हमने अपनी तरफ से कोई बल नहीं लगाया है, तब उस स्थिति में क्या होगा? तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि भाई इस गुटके पर अगर ये इस दिशा में गति करना चाहे, क्योंकि फिसलेगा नीचे की ओर, जब आप इसको रखोगे तो नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा, तो इस पर जो बल लगेंगे उनकी हम बात करते हैं। हम कहेंगे कि भाई ये इस दिशा में फिसलने का जब प्रयास करेगा, यानी कि हमें इस दिशा के बल चाहिए। इस दिशा के बल अगर आपको चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस दिशा में लगने वाले बलों को देखना होगा कि कौन कौन से बल लग रहे हैं, लेकिन इस दिशा में तो कोई बल लग ही नहीं रहा। जब इस दिशा में कोई बल नहीं लग रहा है तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे? घटक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो एक रेखा तो आप इसी दिशा में बना दो और दूसरी रेखा इसके लंबवत बना दो, ये लंबवत बना दे। अब जो बल इस दोनों रेखाओं पर कार्य कर रहे हैं उनको तो आप भूल जाओ, तो आर को तो अपन भूल जाते हैं क्योंकि आर इन दोनों रेखाओं में से किसी एक रेखा पर कार्य कर रहा है। हमारे पास में कौन सा बल है जो इस पर कार्य नहीं कर रहा है? तो हम कहेंगे mg, तो आपको mg के घटक ज्ञात करना। अब देखो ये कोण है मान लो थीटा, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्यों होगा? क्योंकि ये 90 है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। इनमें से एक कोण 90 है तो बाकी दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा केवल तभी हो सकता है जब ये कोण 90 हो, सॉरी ये कोण थीटा हो, क्योंकि ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण ये 90 है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है? इस कोण को मैं मान लेता हूं x और इसको मैं मान लेता हूं y। हम कहेंगे x और थीटा का जो योग है वो 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें से एक कोण 90 डिग्री हो गया तो बाकी बचे हुए दोनों कोणों का योग भी 90 होना चाहिए, तभी 180 हो पाएगा। तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा, सॉरी x बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो x का मान आ गया हमारे पास में। अब अगर मैं x और y दोनों की बात करूं तो x और y दोनों का योग मिलाकर के 90 होना चाहिए।
ये हम निकाल चुके हैं पहले, एक बार हम एक टॉपिक में निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। ये हो गया आपके पास में m। तो x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 90, जिसमें से x का मान है 90 माइनस थीटा, अभी हमने निकाला, प्लस वाई बराबर 90, तो 90 से 90 कट गया, थीटा उधर चला गया, तो y बराबर आ गया आपके पास में थीटा। y बराबर आपके पास में क्या आ गया? थीटा। यानी कि y का जो मान है वो थीटा के बराबर है। अब हमारे पास में जब y का मान आ गया है तो हमें बाकी कोण की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बाकी यहां से मिटा दिया। अब y का मान क्यों जरूरी था हमारे लिए, इसका भी कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसका भी कारण आपको समझ में आ जाएगा। इस अगर mg को मैं इस ओर ले जाऊं, यानी इस ओर, तो कोण का मान घट करके 0 आ जाता है, कोण का मान घट करके 0 आ जाता है। इस अगर मैं इधर लेके जाऊं तो mg का मान कम हो जाएगा, सॉरी कोण का मान घट करके 0 हो जाएगा, और जिस दिशा में ले जाने पर 0 हो जाता है उसको हम कहते हैं mg cos थीटा। और इस दिशा में ले जाने पर कोण का मान बढ़ करके 90 डिग्री हो जाएगा, तो इधर हमारे पास में आ जाएगा mg साइन थीटा। ठीक है, तो अब अगर हम संतुलन की अवस्था में बात करें तो भाई गुटका इस पृष्ठ पर उछलेगा तो नहीं, यानी कि इस दिशा में जो बल लग रहे हैं, इस रेखा पर जो बल लग रहे हैं, उन सबका कुल योग कितना आना चाहिए? 0। यानी कि हम कहेंगे r माइनस एम जी कॉस थीटा का जो मान है वो आ जाएगा 0, यानी r बराबर हो जाएगा mg कॉस थीटा। जब भी किसी दिशा में कोई पिंड गति नहीं करे या गति करने का प्रयास नहीं करता है, तो उस दिशा में या उस रेखा पर एक और लगने वाले बलों का कुल योग दूसरी और लगने वाले बलों के कुल योग के बराबर होता है, यानी r का जो मान है वो mg cos थीटा के बराबर होगा। अब कौन बचा हमारे पास में? mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा जो है वो इस गुटके को क्या करेगा? नीचे की ओर खींचेगा, क्योंकि इस दिशा में लगने वाले बल को संतुलित करने वाला कोई बल है ही नहीं। तो इस mg sin थीटा की वजह से क्या होगा? पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा, और त्वरण उत्पन्न होगा तो वो कितना होगा? mg sin थीटा। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो हम कहेंगे ये अकेला बल ही m इंटू ए के बराबर हो जाएगा। ये a से सॉरी m से m कट गया, तो a बराबर कितना हो गया? g साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास में कितना आ गया? a बराबर g साइन ऑफ थीटा। अब देखो एक खास बात बता रहा हूं मैं इसमें, बहुत खास बात। अगर ये चिकना तल है, अगर ये चिकना तल है, तो इस तल का कोण कुछ भी हो, कुछ भी, चिकना तल है, बिल्कुल चिकना तल है, इस कोण का मान, इस कण का ये जो कोण है, इस थीटा का मान कुछ भी हो, यानी कि ये जो नत तल है, चाहे वो इतना झुका हुआ हो चाहे वो इतना झुका हुआ हो, इस पर आप जैसे ही पिंड रखोगे वो नीचे फिसल जाएगा, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई भी बल नहीं है, कोई भी बल नहीं। और अगर अगर ये जो पिंड है, ये जो पिंड है, ये पिंड ऐसे पृष्ठ पर रखा हुआ है जहां पर घर्षण बल मौजूद है, तो फिर कुछ विशिष्ट स्थितियों में ही ये गति करेगा। वो कौन सी विशिष्ट स्थितियां है उस पर अपन आगे चर्चा करेंगे, आगे अपन डिटेल में उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अपन थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि यही जो पिंड है वो नत्तल पर रखा हुआ है। जब ये नत्तल पर रखा हुआ है तो नत समतल पर क्षैतिज दिशा में ये a0 त्वरण से गति कर रहा है। a0 त्वरण से क्षैतिज दिशा में गति नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्षैतिज दिशा में गति नहीं कर सकता है, लेकिन नततल तो कर सकता है, लेकिन नत्तल तो कर सकता है। मान लीजिए कि ये जो पिंड है वो ऐसे नत तल पर रखा हुआ है, जिस नत तल पर ये पिंड जिस पर भी रखा हुआ उस पर ये जो नत तल है वो इस दिशा में गति कर रहा है a0 त्वरण से, तब क्या होगा? उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति को भी अपन देख लेते हैं। तो इस पर कितने बल कार्य करेंगे? हम कहेंगे इस पर एक बल तो कार्य करेगा नीचे mg, एक बल कार्य करेगा इस पर ऊपर r, ठीक है। लेकिन जब ये नत तल इस दिशा में गति करेगा m इंटू a 0 त्वरण से, a0 त्वरण से गति तभी कर सकता है जब इस दिशा में इस नत तल पर लगने वाला बल m इंटू a0। तो जितना बल इस नत तल पर लगेगा उतना ही इस गुटके पर भी लगेगा, क्योंकि गुटका इसके साथ में जुड़ा हुआ है।
तब ये गुटका जो है वो इस पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा, और जब ये नीचे की ओर फिसलने का प्रयास करेगा तो नीचे की ओर इस पर कितना बल लगेगा ये हमें ज्ञात करना, और नीचे की ओर फिसलते समय इस गुटके का त्वरण कितना होगा ये हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही जिस दिशा में गुटका गति करेगा उस दिशा के बलों को हम जोड़ लेते हैं। तो एक बल, तो एक रेखा तो हमने ये बना दी, और एक इसके लंबवत बना दो, ये लंबवत बना दी हमने। ठीक है, ये लंबवत रेखा हमने बना दी इस तरीके से। अब जो बल इन रेखाओं पर कार्य कर रहे हैं उनको तो आप भूल जाओ, यानी आर बल को तो आप भूल जाओ, और जो इस पर कार्य नहीं कर रहे उनके घटक ज्ञात कर लो। तो ये तो अभी हमने निकाला था थीटा है, ये अभी अभी हमने निकाला थीटा है, ये थीटा है। तो ये वाली जो दिशा है इसमें हमारे पास में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था mg cos थीटा होगा, और यहाँ हमारे पास में आएगा mg sin थीटा। तो ये तो इसके घटक हो गए, जैसे इसके घटक निकाल लिए इसको हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहां पर देखो ये थीटा है, इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए x मान लेता हूं। तो थीटा और x इन दोनों का योग कितना है 90, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में लग रहा है और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो इस हिसाब से x का मान कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो x का मान हमारे पास में कितना आ गया 90 माइनस थीटा। ये सब चिकने फर्श की हम बात कर रहे हैं अभी। जब ये फर्श चिकना नहीं रहेगा तो उस स्थिति में हम अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, x का मान आ गया। अब एक और चीज यहां पर हम देख लेते हैं कि ये जो x का मान हमारे पास में आया है 90 माइनस थीटा, इस x के मान से अगर मैं घटक निकालना चाहूंगा तो कैसे मैं निकाल पाऊंगा वो हमें समझ रहा है। तो x का मान 90 माइनस थीटा आ गया। मुझे घटक जो निकालने वो दो दिशाओं में निकालने, एक तो इस रेखा पर और एक इस रेखा पर। तो आप इस कोण से भी निकाल सकते हो घटक और इस कोण से भी निकाल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, हमेशा जब आप घटक निकालो तो जब आपके पास में दो चॉइस हो कि भाई इस कोण से भी निकाल सकते हैं इस कोण से भी निकाल सकते हैं, तो जो इनमें से सरल कोण हो उससे आप निकालो। सरल का मतलब जो सीधा सीधा कोण दिया हुआ है, जैसे मान लो थीटा दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ कुछ भी, और कोई 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, इस रूप में दिया हो तो उससे आप मत निकालो, क्योंकि उसमें फिर आपको एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है। जैसे मान लो मैं इसके हिसाब से निकालता तो हम क्या कहते हैं, भाई इस दिशा में ले जाने पर इस एम ए का कोण कम हो रहा है तो इस दिशा में इसका कॉस घटक होगा, यानी इस दिशा में हो जाएगा एम ए कॉस एक्स। अब यहां पर आपको एक्स का मान रखना पड़ता, एक्स का मान आप रखते 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा को आप कन्वर्ट करते तो एक काम हमारा बढ़ जाता। इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि ये जो दूसरा कोण है, ये वाला कोण, इस दूसरे कोण को मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं y। तो x और y दोनों का योग कितना हो जाएगा 90। अब x का मान है 90 माइनस थीटा प्लस y बराबर 90, 90 से 90 कट गया तो y बराबर आ गया थीटा। तो ये कोण जो है वो हमारे पास में थीटा आ गया। ठीक है, तो इनको मैं मिटा देता हूं जिनकी मुझे जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, जिन रेखाओं की मुझे जरूरत नहीं है उनको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया, ये कोण हो गया हमारे पास में थीटा। अब अगर इसमें इस एम ए को ऊपर की ओर ले जाऊं तो कोण का मान कम हो जाएगा, यानी इस दिशा में आ जाएगा एम ए कॉस थीटा और इस दिशा में आ जाएगा एम इंटू ए साइन थीटा। ठीक है, यहां पर सॉरी एम ए जीरो लिखना पड़ेगा मुझे, एम ए जीरो। बस अब आपको क्या करना है, संतुलन की अवस्था में जो क्षैतिज और उधर बल है उनको जोड़ना है। तो उधर बलों का योग कर लेते हैं। उधर दिशा में दो बल लग रहे हैं, सॉरी दो दिशाओं में बल लग रहे हैं। एक तो ऊपर की तरफ बल लग रहे हैं, ये ऊपर की तरफ लगने वाला बल है आर, और नीचे की तरफ दो बल लग रहे हैं, एक है एम जी कॉस थीटा और एक है एम ए जीरो साइन थीटा। तो हम कहेंगे आर का जो मान है वो एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू ए जीरो साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, ये तो हो गया आर का मान। और गुटका जो है वो इस रेखा पर नीचे की ओर फिसलेगा, गुटका ऊपर की ओर तो फिसलेगा ही नहीं, नीचे की ओर फिसलेगा। तो नीचे की ओर जब ये फिसलेगा तब हम कहेंगे इस पर जो त्वरणकारी बल होगा यानी कि परिणामी बल होगा वो हमेशा नीचे की ओर लगेगा, जिस ओर ये गति करेगा उस ओर लगेगा। यानी कि इस पर जो m इंटू ए वाला बल है गुटके का, ये ए जीरो तो इस नत तल का त्वरण था, इस नत तल का त्वरण था, गुटके का नीचे की ओर त्वरण नहीं है।
इस नत तल का त्वरण था, नत तल पर लगने वाले बल को हमें m इंटू ए जीरो का, इस गुटके का त्वरण यदि a हो तब हम कहेंगे कि जो बल इसकी गति की दिशा में लगेंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो गति के विपरीत लगेंगे वो नेगेटिव। क्योंकि गुटका नीचे फिसल रहा है तो mg sin थीटा तो हो गया पॉजिटिव और ma cos थीटा, ma0 cos थीटा ये हो गया नेगेटिव, और इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, m इंटू ए के बराबर, m इंटू ए के बराबर। ये जो a है ये गुटके का इस दिशा में त्वरण है। अब आपको इस a का मान निकालना है तो क्या कर सकते हैं हम, इस पूरी समीकरण में से आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट साइड में a कॉमन आ रहा है, सॉरी m कॉमन आ रहा है, तो m को कॉमन ले लिया, बचा क्या, g साइन थीटा माइनस a0 कॉस थीटा बराबर m इंटू ए। ये m से m कट गया, क्या आ गया हमारे पास में, a बराबर g साइन थीटा माइनस a0 कॉस थीटा। इस तरीके से हम गुटके का त्वरण निकाल सकते हैं। हालांकि इस तरह का प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, इस लेवल का प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है, पर आगे तो आएगा। और अगर मान लो परीक्षा में भी आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। परीक्षा में नॉर्मली क्या होता है कि ये इस तरह के प्रश्न इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में घर्षण है, तो विदाउट घर्षण वाले जो क्वेश्चन है वो कम आते हैं, घर्षण वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएगा, आ भी सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, चांसेस थोड़े से कम रहते हैं पर आ भी सकता है। चांसेस कम होने का मतलब बिल्कुल ना नहीं है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें तो कुछ और कंडीशन हमारे पास में है, कंडीशन हमारे पास में है, ये तो पिंड, एक पिंड की बात थी। अब मान लो दो पिंड हो, ठीक है, अभी तक तो हमने जो बात की वो केवल एक पिंड की बात की। अब मान लो कि दो पिंड है आपके पास में और दोनों पिंड जो हैं वो एक तल पे रखे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से रखे हुए हैं। जब भी किसी तल पर कोई पिंड रखा हुआ हो, क्षैतिज तल पर, ये एक पिंड रखा हुआ है और दूसरा पिंड ये रखा हुआ है। ये जो पहला पिंड है इसका द्रव्यमान है स्मॉल m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल m। जब भी क्षैतिज तल पर कोई पिंड रखे हुए हो तो हमेशा उस पर एक बल mg कार्य करेगा और एक बल r ऊपर की ओर, और इस पर भी m की ओर और r ऊपर की ओर, ठीक, ठीक है। तो mg जो है वो r को संतुलित कर देता है, या हम कहें r mg को संतुलित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में r और mg को आप नहीं भी बनाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर नहीं बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। अब मान लीजिए कि किसी, ये m2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना बेटा। इस गुटके पर एक बल लग रहा है m1 गुटके पर, वो बल लग रहा है F, ठीक है। सपोज मान लो एक बल इस गुटके पर, तो ये जब गुटके दोनों संपर्क में होते हैं तो जैसे ही इस गुटके पर एक बल लगेगा, ये वाला जो गुटका है m1 गुटका, ये m2 गुटके को आगे की ओर धक्का देगा। मान लीजिए आगे की ओर स्मॉल f बल लगाता है सपोज, ठीक है, स्मॉल f बल और जो m2 द्रव्यमान का गुटका है वो प्रतिक्रिया के नियम से इतना ही बल इस m1 गुटके पर भी लगाएगा, इसके विपरीत दिशा में, ठीक है। तो अब अगर मैं चर्चा करूं यहां पर ध्यान से, तो देखो m1 गुटके पर कितने बल लग रहे हैं क्षैतिज दिशा में, m1 गुटके पर दो बल लग रहे हैं। एक तो लग रहा है F इस दिशा में, ये वाला, और दूसरा बल कौन लगा रहा है, दूसरा बल लगा रहा है ये m2 दिशा में। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जब m1 गुटके ने m2 पर बल लगाया तो m2 ने भी तो m1 पर बल लगाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? सर। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो बोल दे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो m2 गुटके ने इस पर एक बल लगाया है और एक बल F जो है वो बाहर से इस पर लग रहा है, ठीक है। तो इस m1 गुटके पर दो बल हो गए, एक तो बाहर से लगने वाला बल F और एक हो गया है दूसरा बल स्मॉल f।
अब इनमें से किसको प्लस लेना और किसको माइनस? तो गुटका जिस दिशा में गति करेगा, गुटका इस दिशा में गति करेगा, हम धक्का देंगे तो इसी दिशा में गति करेगा। जिस दिशा में गुटका गति करेगा उसी दिशा में, ध्यान से समझना मेरी बात को, उसी दिशा में इस गुटके पर जो बल लग रहे होंगे वो सारे आपको प्लस में लेने हैं। तो उस दिशा में इसमें कैपिटल एफ बल लग रहा है तो इसको प्लस में ले लिया, और इसके विपरीत दिशा में जो कि M2 गुटके द्वारा लगाया गया, ठीक है, इस माइनस, और इन दोनों का कुल योग जो आएगा वो होगा M2 A के बराबर। ठीक है, M इंटू ए के बराबर। अब चूंकि ये पहला गुटका है तो इसका द्रव्यमान हो गया M1। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, सोच करके बताना आप, है ना, बहुत समझदार बच्चे हो वैसे तो आप। अगर मैं इस गुटके को धक्का दूं तो क्या ये दोनों गुटके एक साथ एक ही वेग से गति करेंगे कि अलग अलग वेग से गति करेंगे? अलग अलग अपने अनुभव के आधार पे बताओ। एक ही वेग से सर। एक ही वेग से गति करेंगे, यानी कि दोनों के वेग में परिवर्तन भी एक जैसा होगा, यानी कि दोनों का त्वरण भी एक जैसा होगा। इसलिए मैंने त्वरण ए के आगे 1 और 2 नहीं लगाया, ठीक है ना, 1 और 2 नहीं लगाया मैंने। अब मैं गुटके M2 पर लगने वाले बल की चर्चा करूं तो गुटके M2 पर कितने बल लग रहे हैं? गुटके M2 पर एक ही बल लग रहा है। वो कौन लगा रहा है? गुटका M1 लगा रहा है। और वो कितना लगा रहा है? तो हम कहेंगे वो लगा रहा है F। और किस दिशा में लगा रहा है? गति की दिशा में। ये गुटका M1 जो है वो इस पर इस दिशा में बल लगा था, गति की दिशा में, और गति की दिशा में लगा रहा था, तो इसको अपन को क्या लेना पड़ेगा? प्लस। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? M2 इंटू ए। जब एक ही बल लग रहा तो खुद ही त्वरणकारी बल होगा अपने आप में। अब अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं। जोड़ दूंगा तो क्या होगा? माइनस एफ और प्लस एफ कट जाएंगे, और कैपिटल एफ बराबर आ जाएगा आपके पास में M1A प्लस M2A। लेफ्ट साइड आपस में जुड़ गई, राइट साइड आपस में जुड़ गई, तो F बराबर क्या हो गया हमारे पास में? M1 प्लस M2, ठीक है, इंटू A इंटू A। तो A का मान कितना आ गया बच्चों? A का मान कितना आ गया हमारे पास में? F upon M1 वेरी गुड। तो F अपॉन M1 प्लस M2, यानी कि आपको अगर है तो कितना बल लगाया गया वो निकाल सकते हो, और कितना बल लगाया गया है ये पता हो तो त्वरण निकाल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन और बता रहा हूं मैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या होता है कि हम जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। ये मान लो पिंड रखा हुआ है M1 और M2, ठीक है। अब की बार क्या हुआ कि जो बल है वो इस पर इस दिशा से लगाया गया, तब क्या होगा? हम कहेंगे भाई M2 पर एक बल तो लगेगा F, और एक बल M2 लगाएगा M1 पर गति की, और M1 लगाएगा प्रतिक्रिया स्वरूप गति के विपरीत दिशा में। जितना बल M1 पर लगेगा उसके विपरीत दिशा में लगाएगा M1 M2 पर। तो M2 पर दो बल हो गए, एक बल तो हो गया F, और एक हो गया ये वाला बल जो हमने लगाया, ये हो गया मान लो स्मॉल f। पिंड की गति किधर होगी? जिस तरफ धक्का देंगे उसी तरफ गति होगी भाई, जिस तरफ। अच्छा, इसी तरफ गति क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों बल तो आंतरिक बल है, जो गति होती है वो बाह्य बल के वजह से होती है, आंतरिक बलों की वजह से नहीं होती। ये इन दोनों के निकाय, इन दोनों को मिलाकर के अगर मैं एक मानूं तो ये इनके लिए आंतरिक बल हो गए, और ये एक दूसरे को निरस्त भी कर रहे हैं, बराबर और विपरीत है, इसलिए इनकी वजह से गति नहीं होगी। गति किसकी वजह से होगी? कैपिटल एफ की वजह से, यानी कैपिटल एफ जिस दिशा में होगा उसी दिशा में गति होगी। तो कैपिटल एफ की दिशा में गति है, यानी गति की दिशा में लगने वाला बल कैपिटल एफ को प्लस, और गति के विपरीत लगने वाला ये माइनस एफ बराबर, ये तो हो जाएगा M2A। ठीक है, और जो M1 बल है वो होगा ओनली स्मॉल f, ये हो जाएगा M1 और F किधर लग रहा है? M1 पर। M1 पर कौन लगा रहा है बल? M2 लगा रहा है, और किधर लगा रहा है? गति की दिशा में, इसलिए हमने प्लस लिया। वही बात, इनको जोड़ दो, जोड़ दिया तो F से F कट गया, ये हो गया F बराबर
m1a प्लस m2a, m1a प्लस m2a। सो a कॉमन आ गया दोनों में से, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आपके पास में आ जाएगा f बराबर m1 प्लस m2। तो आप देख रहे होंगे कि धक्का चाहे m1 की तरफ से दिया जाए चाहे m2 की तरफ से, जो परिणामी त्वरण है वो सेम आता है। m1 और m2 पर लगने वाले बल बदल गए, जो m1 लग रहा था वो बदल गया और m2 पर जो बल लग रहा था वो बदल गया, लेकिन जो त्वरण है वो अब भी सेम ही है। अब एक और कंडीशन इसमें ले रहा हूं, मान लो ये एक पिंड लगा रखा हुआ है m2। अगर आप इस m1 को इधर खींचो तो F बल से, तो हम कहेंगे m1 पर कितने बल लगेंगे, और अब m1 पर m2 कोई बल नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि जब आप m1 को इधर खींचोगे तो m1 जो पिंड है वो इस m2 से पृथक हो जाएगा, और पृथक होने पर ये इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाएगा। जब m1 m2 पर कोई बल नहीं लगाएगा तो m2 प्रतिक्रिया स्वरूप m1 पर भी कोई बल नहीं लगाएगा। यानी कि अब हम कहेंगे F बराबर हो जाएगा m1 इंटू ए, और m2 पर लगने वाले कुल बल, m2 पर कोई बल ही नहीं लग रहा, इसलिए हम कहेंगे m2 पर लगने वाले कुल बल m इंटू ए का मान 0 के बराबर होगा। यानी कि m2 का त्वरण तो हो गया 0 और m1 का त्वरण a बराबर F अपॉन m1। यानी अब जो त्वरण है वो अलग अलग हो गया दोनों का। समझ में आई बात कि नहीं, धक्का दे रहे हैं तो अलग अलग त्वरण, सॉरी सेम त्वरण आ रहा है, लेकिन जब हम खींच रहे हैं तो अलग अलग त्वरण आ रहा है, बशर्ते कि दोनों पिंड आपस में जुड़े हुए नहीं हो। और अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो, अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो धक्का देने पर भी उतना ही त्वरण आएगा जितना कि खींचने पर आएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारे पास में। अब इसमें कुछ और कंडीशंस भी हम देखेंगे। अरे समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? हाँ सर, आ रहा है। हाँ सर, हाँ समझ हाँ गया। सर, आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। अब मान लो 3 पिंड होते तो 2 की जगह पिंड 3 हो जाते तो क्या होता भाई, 3 पिंड होते तो हम कहते हैं भाई ये पहला पिंड है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं पिंडों को। ये पहला पिंड है, ये दूसरा पिंड है, और ये तीसरा। थोड़ा सा मैं इनको साइज में अलग अलग इसलिए बना रहा हूं कि आपको दिखाई दे दे। इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, इसका m3। मान लीजिए आपने इधर से इसको धक्का दिया, ठीक है, इधर से धक्का दिया तो इस साइड से अपन को सोचना है, तो एक बल F कर रहा, इस F बल की वजह से m1 m2 को धक्का देगा। m1 जो है वो किसको धक्का देगा, m2 को धक्का देगा। तो m2 पर एक बल लगाएगा, वो होगा m2 m3 को धक्का देगा, ये इस पर एक बल लगाएगा F2। ठीक है, प्रतिक्रिया स्वरूप m3 m2 पर एक बल F2 के ठीक विपरीत और इसके बराबर होगा माइनस का F2, और जो m2 है उनको धक्का देगा प्रतिक्रिया स्वरूप, और ये बल कितना होगा F1, यानी कि माइनस का F1। एक एक पिंड पर लगने वाले बल की चर्चा करते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहे। ठीक है ना, m1 पर एक बल F लगा, इसने m2 पर एक बल लगाया, m2 पर एक बल लगाया, मान लीजिए F1, तो m2 ने भी इस पर एक बल लगा दिया F1। अगर मैं केवल m1 पर लगने वाले बल की चर्चा करूं तो कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है F और एक लग रहा है F1। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको इस तरफ धक्का दूं तो मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से ये m1 पिंड इस कैपिटल F बल गति करेगा या इस स्मॉल f1 की दिशा में गति करेगा? डेफिनेटली कैपिटल F की दिशा में गति करेगा भाई, जिधर धक्का देंगे उसी दिशा में गति करेगा। यानी F तो हो गया प्लस और F1 हो गया माइनस, और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, m1 इंटू ए के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब थोड़ी सी देर के लिए हम क्या करते हैं,
इन दोनों बलों को यहां से हटा देते हैं। अब क्या हुआ कि M2 पर कौन कौन से बल लगेंगे, तो M2 पर एक बल तो लगाया है इसने, F1 ने। अब देखो M2 पर क्या होगा, जब M2 पर एक बल F1 की तरफ से लगेगा तो M2 F3 को धक्का देगा, M3 को धक्का देगा, इस पर F2 बल लगाएगा, तो जो M3 पिंड है वो भी M2 पर एक बल लगाएगा, जिसका मान कितना होगा, F2 प्रतिक्रिया स्वरूप। तो अब M2 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है F1 और एक लग रहा है F2, -F2 से। ये दो बल इस पर, -F2, मतलब बल तो दो ही लग रहे हैं, F1 और F2, माइनस तो हम दिशा के हिसाब से बाद में लेंगे। तो दो बल हो गए इस पर, एक तो हो गया F1 और एक हो गया F2। अब जो F1 है वो गति की दिशा में लग रहा था, क्योंकि पिंड लेफ्ट टू राइट गति करेंगे मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से, इसलिए इसको प्लस ले लिया। और जो F2 है वो गति के विपरीत लग रहा है, इसलिए इसको माइनस ले लिया, बराबर हो गया M2 इंटू A। ठीक है, सभी बलों का कुल योग M इंटू A के बराबर होता है। अब जिस पिंड का जो द्रव्यमान है वो रख दो। अब तीसरे पिंड पर आते हैं M3 पर, तो M3 पर सिर्फ एक ही बल लग रहा है और वो लगा रहा है केवल M2, और वो भी किधर लगा रहा है, गति की दिशा में, और गति की दिशा में लगा रहा है, तो हम कहेंगे ये जो F2 है इसका जो कुल मान है वो हो जाएगा M3A। ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं अपन। अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो F1 से F1 कट गया, F2 से F2, इधर रह गया ओनली F, और इस तरफ क्या जाएगा, M1 प्लस M2A प्लस M3A। इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, तीनों में से कॉमन आ रहा है A। ए सर। तो हमारे पास में क्या जाएगा, F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। तो A बराबर हो जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि तीनों का त्वरण सेम आएगा, क्योंकि तीनों का त्वरण A ही है, तो तीनों का त्वरण आ गया हमारे पास में। अब कोई कहे कि भाई आप ऐसा करो कि जो पहला पिंड है उस पर जो दूसरे पिंड द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाया जा रहा है उसका मान निकालो, यानी F1 का मान निकालो, या कोई कहे F2 का मान निकालो। तो कैसे हम निकालेंगे, उल्टा चलना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने देखा F2 बराबर है M3 इंटू A, यहां A का मान रखो तो F2 का मान आ जाएगा। F2 का मान कितना हो जाएगा, A का मान है M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, यही है। ठीक है, अब ये जो F2 का मान है इसको अगर मैं इस समीकरण नंबर 2 में रख दूं, समीकरण नंबर 2 क्या है, M2A बराबर F1 माइनस F इंटू M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, तो दूसरी तरफ ले जाने पर क्या आ जाएगा आपके पास में, देखते हैं। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास में M2 तो ऑलरेडी है, और A का मान कितना है, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, और ये दूसरी तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, कितना आ गया, F अपॉन M3, F इंटू M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर क्या रह जाएगा आपके पास में, आपके पास में रह जाएगा ओनली F1 इधर। अब जो लेफ्ट में राशि है इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम M1 प्लस M2 प्लस M1 प्लस M3, M2 प्लस M3। ये आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया आपके पास में M2F प्लस M3F, ये किसका मान है, F1 का। ठीक है, तो F1 बराबर कितना हो गया, F1 बराबर आपके पास में हो गया M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F।
ये F को कॉमन ले लिया मैंने दोनों में। तो हमने देखो F1 और F2 के मान भी निकाल लिए, यानी कि आपके पास में त्वरण आ गया तो आपने प्रतिक्रिया बल के मान भी निकाल लिए, क्रिया बल के मान भी निकाल लिए। और अगर आपके पास में शुरुआत में बल F का मान दिया हुआ तो आप त्वरण का मान भी निकाल सकते हो। मतलब दोनों काम आप कर सकते हो, त्वरण का दिया हुआ है तो बल निकाल सकते हो और बल का दिया हुआ है तो त्वरण निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इन समस्याओं को हम